तो मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज काफी ज्यादा डिस्कशन हो रहा है और काफी ज्यादा चर्चा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है ये। 20% ये जो ग्लोबल सप्लाई है ये प्रोवाइड करता है। 25-30% ये करता है ग्लोबल सप्लाई नेचुरल गैस का, और 20% जब बात होती है क्रूड ऑयल की। ईरान के कब्जे में यहाँ पे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, लेकिन इसके साथ साथ ओमान का भी इसमें कह सकते हैं कि एक पार्शियल यहाँ पे हक है, और इंटरनेशनल रूट भी इसमें है। लेकिन पिछले 15 बार ईरान ने यहाँ पे कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करेंगे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा किया नहीं। तो कब कब ईरान ने ये किया और उसका इम्पैक्ट क्या आया ऑयल प्राइसेस पे, ये एक बारी देखेंगे और समझेंगे कि क्या इम्पैक्ट इस पे आ सकता है। क्रूड ऑयल प्राइसेस पे सबसे ज्यादा बातें उस पे ही हो रही हैं। हम लोगों ने आज भी एक रिएक्शन आता हुआ देखा, लेकिन काफी सारी चीजें इकट्ठे हो रही हैं, तो बहुत सारी चीजों को आपको इकट्ठे लेके ट्रेड करना होगा जब आप इक्विटी में कर रहे हो या कमोडिटी या कहीं भी ट्रेड कर रहे हैं। आज क्या हुआ कि यूएस ने यहाँ पे कैलकुलेटेड, ये इंडिया की दी हुई स्ट्रैटेजी है कि कैलकुलेटेड उन्होंने स्ट्राइक करा। उन्होंने इंडिया वाला ही यहाँ पे जवाब दिया कि उन्होंने कहीं किसी को हताहत नहीं किया है। 3 न्यूक्लियर जो साइट से वहां पे उन्होंने हमला किया, और ना उनके मिलिट्रीज को इन्होंने हमला करा है। इसकी वजह से क्या हुआ कि ना तो इक्विटी मार्केट में बहुत ज्यादा फॉल आया, ना गोल्ड में बहुत ज्यादा उछाल आया। और जो ईरान के जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं वो मिले हैं पुतिन से। अब अगला कदम ये होगा कि ईरान क्या रिटेलिएट करता है और किस तरीके का एक्शन देखा जाता है यूएस की तरफ से, यानी कि यूएस कितना डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। ये बात और भी है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ही बात है, तो उन्होंने चाइना से कहा है कि आप बात करिए कि वो उसको बंद नहीं करेंगे। तो ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये जानना काफी जरूरी है। एक आर्टिकल है, ये आर्टिकल मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये आर्टिकल मैं आपको बता देती हूँ, द कन्वर्सेशन का है, और काफी ज्यादा अच्छा इन्होंने दिया हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में बात की जाए तो ये आपको लाइज बिटवीन ईरान एंड गल्फ अरब नेबर्स। अब ये कितना करता है, ये 20 मिलियन बैरल पर डे का ऑयल सप्लाई करता है, और डेली बेसिस पे करता है। साथ में अगर देखा जाए तो मतलब कि इस रूट से कितना ऑन एन एवरेज यहाँ पे सप्लाई होता है सिंस 2020। दिस इज क्रिटिकल रूट हैज बीन यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट एन एवरेज ऑफ 14.8 मिलियन बैरल पर डे क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, 5.5 मिलियन बैरल अ डे। तो आप ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपको अंदाजा कैसे लगेगा? अंदाजा हमारा जो टोटल कंजम्पशन होता है ना एक दिन का, ये 100 मिलियन बैरल पर डे होता है, इसमें से ये 14 ले रहा है 20%, और नेचुरल गैस ले रहा है 5.5, इसलिए इसे हम 20% बोलते हैं। अब हमारी ये एशियन कंट्रीज के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस रास्ते होके 2024 का ये डेटा है, और ये डेटा ईआईए का डेटा है, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलायबल डेटा है। 84% जो क्रूड ऑयल है ये अपना एशियन कंट्रीज में आता है, और 83% नेचुरल गैस जो है ये एशियन कंट्रीज में आता है। एशियन कंट्रीज में कौन कौन? चाइना है, इंडिया है, जापान है, साउथ कोरिया है। तो बेशक अगर यहाँ पे सप्लाई साइड जो बंद होता है अगर, तो हमारा आईएनआर यहाँ पे वीक होगा, क्रूड ऑयल बढ़ेगा, और ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो एशियन कंट्रीज पे आने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है ये चाइना पे देखने को मिलेगा, क्योंकि 38% का जो शिपमेंट है वो इस मतलब कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। दूसरी बात यह है कि ईरान से वो काफी ज्यादा ऑयल लेता है, तो इसकी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब है कि कब यहाँ पे फुली क्लोज हुआ था ये, क्योंकि इसने पिछले 15 बार बोला कि हम ये बंद कर देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये फुली क्लोज हुआ था सिर्फ 1990 में, 1980 में, जब ईरान इराक वॉर हुआ था। दूसरा हुआ था ये आपको 2007 में, जब यूएस नेवीज के साथ इनकी टेंशन बढ़ी थी। उसके बाद क्या है कि ये कभी भी पूरी तरीके से बंद नहीं रहा, या इस पे थ्रेट बहुत ज्यादा नहीं रहा। हालांकि ये बोलते हैं कि हम इसे बंद कर देंगे, लेकिन इन्होंने कभी भी नहीं करा है, क्योंकि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इनकी अपनी इकोनॉमी पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ईरान खुद में एक ऑयल कंट्रीज है और वॉर जोन में फंसा हुआ है। अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं, अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की कि स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए। इसकी वजह से आप बोलेंगे कि इतना प्लेटफॉर्म क्यों बनाया ऑयल प्राइस के बारे में बताने में? इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे अगर ये सिर्फ थ्रेट है, तो इसकी वजह से ऑयल प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ टिकेगा नहीं, लेकिन $80 अभी भी इंटैक्ट है मेरी तरफ से। तो मेरे ख्याल से $80 का अपसाइड है, लेकिन आज के दिन का जो मूव है ना, ये ऑयल प्राइसेस के बारे में कहता है कुछ। $76 के करीब का हाई लग के अब ये नीचे की तरफ आ रही है, नीचे $73 तक लग रहा है कि एक बार करेक्ट होता है तो आएगा। आज मैंने बाजार ओपन ओपन होने से पहले ही कहा था 120 पॉइंट आपको क्रूड चढ़ेगा। ठीक 120 से 100 150 पॉइंट यहाँ पे ये बढ़ा है।
है। अब क्रूड ऑयल आपको थोड़ा सा गैप फिल करने के लिए एक बार 6400 से लेके 6380 तक नीचे की तरफ आ सकता है, तो यानी कि हायर साइड पे प्राइसेस नहीं टिक रहे हैं। जब तक कोई फर्दर एस्केलेशन की बात नहीं होगी, यहाँ से प्राइसेस थोड़ा सा यहाँ पे कमजोर हो सकता है। फिर नेचुरल गैस की बात की जाए, सेम पैटर्न है। मैंने $4.2 का आपको एक $4.2 का एक बताया था कि रेजिस्टेंस है न्यू, और वहां तक नेचुरल गैस आ सकता है। 4.2 से 4.28, 4.18 आ चुका है, वहां से एक डाउन साइड है। तो क्रूड ऑयल के साथ साथ नेचुरल गैस थोड़ा सा यहाँ पे कूल डाउन होने की कोशिश करेगा, तो 3.8 आ सकता है। हमारे बाजार में मैंने आपको कहा था कि 6-7 रुपए तक का अपसाइड देखने को मिलेगा। 7 रुपए तक का अपसाइड है, लेकिन नीचे की तरफ 333 आ सकता है, ऊपर की तरफ 342 का एक जोन है, और बायस आज का डाउन साइड किया। मैं क्लैरिटी के साथ बोल रही हूँ। और रही बात बुलियन काउंटर की, मुझे लग रहा है कि चांदी यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रांग रहेगी एज कम्पेयर टू गोल्ड। गोल्ड में आप कहेंगे कि आपने तो कहा था गैप अप ओपनिंग, क्वेरीज भी आती हैं। गैप अप ओपनिंग मैंने कहा था और मेरा व्यू भी था ये। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब इक्विटी मार्केट में फॉल आने की संभावना होती है, तो मार्जिन कॉस्ट की वजह से भी यहाँ पे गोल्ड में पॉजिटिव फंडामेंटल्स होते हुए नीचे डाउनसाइड का लेवल आता है। अगर आप गोल्ड में ट्रेड किए हैं तो आपने कई बार इन चीजों को देखा होगा, जिसकी वजह से गोल्ड यहाँ पे शांत पड़ा है। 0.5% डाउनसाइड है। 3370 गोल्ड फ्यूचर्स ट्रेड हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। इसमें मुझे लग रहा है कि नीचे के साइड आपको 3430 एक सपोर्ट है, अपसाइड 3400 है। ऑफ कोर्स 3400 बहुत बड़ा हर्डल हो गया है। और हमारा बाजार जो है 98,400 नीचे की तरफ, अपसाइड में 1 लाख का हमारा एक रेजिस्टेंस रहेगा, और मुझे लग रहा है कि एक बार 98,400 आना चाहिए। और रही बात सिल्वर की, तो सिल्वर मुझे बढ़िया कमोडिटी लग रही है। मुझे लग रहा है कि अपसाइड आया तो 1,08,000 यहाँ पे आता हुआ हम देख सकते हैं, 8,000, 9,000। लेकिन लिमिटेड अपसाइड अब यहाँ पे रहना चाहिए, और अपना जो सपोर्ट है ये रहेगा 1,04,000 के करीब। इंटरनेशनल मार्केट में भी मुझे लग रहा है $36.5 से लेके $35.5, $1 का आपको स्प्रेड होना चाहिए। अब बात करेंगे नेचुरल गैस और क्रूड की बात हम लोगों ने कर ली है। अब बेस मेटल काउंटर में मुझे जिंक एक अच्छी कमोडिटी लग रही है। 256 का एक रेजिस्टेंस है, 252 का एक सपोर्ट है। एल्यूमिनियम ने 249 मैंने पता नहीं कितने दिनों से यहाँ पे बोल रखा था, 249, फाइनली उसने वो रेंज को ब्रीच करा है। अब 254 मुझे लग रहा है। आप बोलेंगे इसका बेस क्या है? इसका बेस थोड़ा सा वीक भी हो सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल में यहाँ पे एक तेजी आई है, उसका एल्यूमिनियम सपोर्ट ले रहा है। थोड़ा सा प्रीमियम की भी यहाँ पे बात आ रही है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम में एक बढ़त रही आ रही है। और इसका जो बनाने वाला रॉ मटेरियल होता है बॉक्साइट, उसके भी प्राइसेस बढ़े हैं, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम बढ़ा है। तो तीन यहाँ पे कारण हुए। मुझे लग रहा है कि 254 नेक्स्ट अपना जोन हो सकता है रेजिस्टेंस वाला, और सपोर्ट अपना नया बनेगा, हायर बनेगा, वो बनेगा 245 का। कॉपर में आज बहुत ज्यादा मूव नहीं है, इसलिए अवॉइड कर सकते हैं। 869 मुझे लग रहा है नीचे की तरफ, अपसाइड 889। ये 20 रुपए का रेंज जो है, ये कमोडिटी नहीं तोड़ रही है। जब तक नहीं तोड़ रही है, बहुत बड़ा मूव मुझे नहीं लगता है। और आपको लेड जो है ये 178 तक का लग रहा है। जीरा बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है कमोडिटी, 19,200 तक एक रिकवरी दे सकता है। टर्मरिक में पाइपलाइन में अब यहाँ पे कम सामान रह गया, 15-20% का जो सप्लाई साइड है कम हुआ है। तो 15,000, 14,800, 15,000 मुझे लग रहा है निकट भविष्य में हम यहाँ पे टर्मरिक में आता हुआ देख सकते हैं। और एग्री कमोडिटीज यहाँ पे मॉनसून का प्रोग्रेस, सोइंग प्रोग्रेस, ये सब पे बहुत ज्यादा रिएक्शन दे रही है। और जैसे जैसे सोइंग तेज हो रही है, वैसे वैसे प्राइसेस पे दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन एक कमोडिटी झुकने को तैयार नहीं है, ये है अपना धनिया। बहुत स्मॉल कमोडिटी, लेकिन स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे ट्रेड हो सकता है। 7250 हायर जोन है, और नीचे का 6950 का एक सपोर्ट है। ग्वार सीड, ग्वार गम अभी मार झेल रहा है क्रूड ऑयल प्राइसेस का। अपसाइड का फायदा इसलिए नहीं क्योंकि रिग काउंट्स कम है, और यही एक एपिक एग्जाम्पल है जो मैं आपसे बार बार बोलती हूँ। क्रूड ऑयल प्राइसेस नहीं, रिग काउंट्स देखिए। रिग काउंट्स डाउन है, और क्रूड ऑयल प्राइसेस 65 से 60 से आपको आ गया $75। ग्वारगम ग्वारसीड नहीं हिला है। ये हिलेगा तब जबकि रिग काउंट्स यहाँ पे बढ़ेंगे, एक्सप्लोरेशन बढ़ेगा यहाँ पे। तो 5075 का एक मुझे लग रहा है कि एक सपोर्ट है ग्वारसीड में, और ग्वारगम में 9335 का। अगर रिकवर करता है तो मुझे लग रहा है कि ग्वारसीड 150 आ सकता है, और ग्वारसीड 150 आ सकता है। ग्वारगम में अगर रिकवरी होती है तो 9600 का लेवल देख सकते हैं। लेकिन कॉटन ऑयल सीड के एक मजबूत कमोडिटी बनी हुई हो सकती है। 3200 अपसाइड में, नीचे 3150 का एक सपोर्ट रहेगा।
कैस्टन ने अच्छा रिकवरी दिखाया और 6720 अपसाइड, नीचे की तरफ 6660 का एक सपोर्ट आपको आता हुआ दिखेगा। लेकिन जाने से पहले आज इकोनॉमिक कैलेंडर देखना बहुत ज़रूरी है। हफ्ते का पहला दिन है और हफ्ते के पहले दिन आपको पूरी जो वीक है उसका एटलीस्ट आपको जानना चाहिए कि किस तरीके की मूव जो है वो आ सकती है। तो सबसे पहले मैं इकोनॉमिक कैलेंडर दिखाते हुए फिर मैं वीडियो को क्लोज करूंगी। आज संडे को इनकी स्पीच हो चुकी है। आज पीएमआई डेटा है, 50 से ऊपर है लेकिन पहले से कमजोर है। एग्जिस्टिंग होम सेल्स कम होके आ रहा है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा है यहाँ पे और न्यू होम सेल्स यहाँ पे कम होके आ रहा है। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज अभी पता नहीं है। ड्यूरेबल गुड्स आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होके आने की उम्मीद है और जीडीपी माइनस में रहने की उम्मीद है। तो ओवरऑल डेटा जो है वो मिक्स है, थोड़ा डाउनसाइड बायस ज्यादा यहाँ पे लग रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा दबाव रहेगा और इसकी वजह से सोना बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा और चांदी में तेजी भी बनी रहेगी। और सबसे ज्यादा जो वॉलेटाइल मूव होगा वो क्रूड ऑयल पे होगा। पॉलिटिकल स्टेटमेंट, जियोपॉलिटिकल टेंशन, कितनी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, अगर नहीं होती हैं तो प्राइसेस पुल डाउन होगा, नहीं तो प्राइसेस एस्केलेट हो सकता है। तो ये आज का अपडेट था, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।